नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं संजय रॉय इनकी क्लासेज में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो क्लास पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान हिंदी वर्ग जो है उसके बारे में। उसमें जो चैप्टर 5 है उसका जो अंतिम टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले 4 क्लासेज जो हमको इसी चैप्टर के संदर्भ में हमें पढ़ चुके हैं। अंतिम क्लास जो है आज इसी पाठ के विषय में है, उसमें हम पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जन के बारे में, जो अंतिम टॉपिक है इसे पाठ का। इसमें सबसे पहले जो चीज हम पढ़ते हैं, 3-4 टॉपिक के अंदर ये बांटकर हम डिवाइड करके इसको हम अध्ययन करेंगे। छोटा सा टॉपिक है ये। पहला जो है वो है साबुन। साबुन की परिभाषा, साबुन कहते किसे हैं? तो साबुन की परिभाषा जो है लिखित वगैरह में यदि हम देखें तो सीधा सा ये होगा कि लंबी वर्षीय अम्ल श्रृंखला के सोडियम या पोटेशियम लवणों का जो मिश्रण होता है उसको हम क्या कहते हैं? साबुने कहते हैं। वर्षीय अम्ल जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और वर्षीय अम्ल जो है उनको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। एक बार इस तरफ देखिए, थोड़ा सा दर्शा रहे हैं। वसा अम्ल जो है उसमें कार्बन की एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है, जैसे CH3 CH2 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 CH2, इस तरह से 15 16 20 18 कितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने इसको लिख दिया 12, इसका मतलब 12 13 14 15 और ये 16 कार्बन जो है वो इसमें पाए जाते हैं। ये 16 कार्बन वाला एक वर्षीय अम्ल है। इस वसा अम्ल की यदि हम क्रिया करवाते हैं किसके साथ? NaOH के साथ। ये अम्ल ये क्षार आपस में क्रिया करेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया ये प्रदर्शित करेंगे, जिसके कारण से जो उत्पाद बनेगा वो ये होगा COO Na और साथ में H2O जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्पाद ये बना। ये जो उत्पाद है वो क्या है? एक लवण है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अम्ल और क्षार की जो आपस में अभिक्रिया होती है, NaOH एक क्षार था, उनकी जो आपस में अभिक्रिया होती है तो उनकी अभिक्रिया से जो उत्पाद बनते हैं उनमें से एक उत्पाद होता है लवण और दूसरा उत्पाद होता है जल। तो इसका मतलब देखा जाए तो ये एक लवण हो गया और ये लवण है कैसा? एक ऐसे अम्ल का, वर्षीय अम्ल का लवण है जिसमें कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है। कार्बन की 15-16 कार्बन वाले वर्षीय अम्ल का ये एक सोडियम लवण बना है। यहाँ पे ये सोडियम की जगह हम पोटेशियम काम में लेते हैं तो ये पोटेशियम लवण हो जाते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले या लंबी वर्षीय अम्ल श्रृंखला वाले सोडियम पोटेशियम लवणों का, सोडियम या पोटेशियम लवणों का मिश्रण जो है वो क्या कहलाता है? साबुने कहलाता है। अब इसका निर्माण जो है वो कैसे किया जाता है? वो एक विशेष अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है जिसे हम कहते हैं साबुनीकरण। अब यहाँ पर एक छोटे वर्षीय अम्ल के रूप में इसको दर्शा रखा है, जैसे 3 और 3 6 कार्बन वाला ये ट्राइग्लिसराइड है, इसकी क्रिया करवाते हैं NaOH के साथ में। यहाँ पर RCOONA ये अकेला भी हो सकता है या ये पूरी श्रृंखला के रूप में भी हो सकते हैं। अब इसके अंदर ये देखा जाए तो ये एक ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड जो हमको वसा में ही पाए जाते हैं। चिकने तेल वगैरह जो हम उनमें होते हैं, साबुन का निर्माण तेल से किया जाता है। जैसे सरसों का तेल है उसमें भी यदि हम क्षार मिला दें तो उसका जो लवण मिलेगा हमें या उसका जो विलयन मिलेगा हमें वो साबुन का काम ही करेगा। तो यहाँ पर इसके अंदर यदि देखा जाए तो ये लंबी ये एक वसीय अम्ल हो गया। इस वसीय अम्ल की क्रिया जो है वो हम करवाते हैं किससे? NaOH से। तो यहाँ पर क्रिया में होगा क्या? यहाँ पर इस क्रिया में ये OH, इसमें से OH जो है और इसमें से COOR, ये जो समूह है वो अलग हो जाएंगे। ये RCOO, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बातें हैं। तो RCOO और इसके साथ भी क्या आकर जुड़ता है? यहाँ पर Na, यहाँ Na और यहाँ पर आकर जुड़ गया OH। तो इससे बन गया ये एक ग्लिसरॉल अणु CH2OH CHOH CH2OH। तो ग्लिसरॉल का अणु बन गया और साथ में क्या बन गया? साबुन। तो महत्वपूर्ण चीज ये है, ये यहाँ पर साबुन इस रूप में प्राप्त हमें होती है। तो 3 अणु RCOO 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 Na, ये 3 अणु साबुन के यहाँ पर प्राप्त हुए। किससे? H2 के साथ में क्षार की क्रिया या वसा अम्ल के साथ में क्षार की क्रिया करवाने पर ये क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वसा अम्ल प्लस क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाने पर हमें ग्लिसरॉल और साबुन जो है वो प्राप्त होता है। यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। अब साबुन जो है वो अलग अलग प्रकार
वो है साबुन जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं अपनी प्रकृति या फिर व्यवहार के आधार पर। साबुन में दो प्रकार के जो होंगे उनमें से एक जो है वो है कठोर साबुन और दूसरा जो है वो है मृदु साबुन। कठोर या मृदु साबुन हम किसे कहेंगे, किसमें एकदम सीधा सा है, सोडियम के लवण जो होते हैं, साबुन जो है लोअर लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। यदि ये सोडियम लवण है तो इस स्थिति में यानी साबुन बनाने के लिए हमने NaOH का उपयोग किया है, तो ऐसे जो साबुन बनेंगे वो कठोर साबुन होंगे जो थोड़े से हार्ड होते हैं, जो कपड़े वगैरह धोने के काम में आते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के यदि यहाँ पर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काम में लें और उससे पोटेशियम लवण जो है वो प्राप्त हो, तो ऐसे जो साबुन है वो कैसे होंगे, मृदु साबुन होंगे। और ये मृदु साबुन जो है वो झाग ज्यादा उत्पन्न करते हैं और इनके झाग जो हैं वो भी थोड़े से मुलायम प्रकार के होते हैं, इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। इसलिए पोटेशियम लवण जो है उन साबुन का उपयोग हम सामान्य रूप से करते हैं शैम्पू के रूप में, शेविंग क्रीम वगैरह के रूप में। तो शैम्पू शेविंग क्रीम जो है वो पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि कपड़े धोने के साबुन या थोड़े से जो सस्ते साबुन वगैरह आते हैं वो सोडियम के लवण होते हैं। इसके अलावा कुछ पारदर्शी साबुन PRC या इस तरह के कुछ साबुन वगैरह जो है वो देखे होंगे जो थोड़े से ट्रांसपेरेंट होते हैं, कांच जैसे से दिखते हैं। वो पारदर्शी साबुन जो होते हैं उनको बनाने के लिए वसा अम्लों के साथ साथ में ग्लिसरीन का भी यूज किया जाता है। तो ग्लिसरीन जो है वो काम में आता है पारदर्शी साबुन बनाने के, तो इसके सहायता से पारदर्शी साबुन जो है वो भी बनाए जाते हैं। तो ये भी थोड़ी सी कुछ सामान्य चीजें हैं इनको ध्यान रखोगे। सोडियम से निर्मित साबुन कठोर साबुन होते हैं, पोटेशियम से निर्मित साबुन मृदु साबुन होते हैं, जिनका उपयोग हमें शैम्पू या फिर शेविंग क्रीम, दाढ़ी वगैरह बनाने की जो क्रीम आती है उसमें करते हैं, और ग्लिसरीन के द्वारा पारदर्शी साबुन जो है वो तैयार किए जाते हैं। इसके बाद में आगे हम आते हैं इसी में अगले टॉपिक की ओर, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें जो है साबुन की सफाई की क्रियाविधि या फिर विशेष निर्माण। साबुन, कोई भी साबुन जब कार्य करेगा, सफाई का कार्य करेगा, तो उस स्थिति में वो झाग जरूर बनाएगा। ये चीज जो है मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। और झाग बनने का मतलब होगा मिश्रित क्रिया का बनना या मिश्रित कणिकाओं का बनना। मिश्रित कणिकाएं बनाता है साबुन पानी में विलय होकर, और उसी के कारण से साबुन जो है वो झाग उत्पन्न करता है। अब ये चीज हम पढ़े, सफाई प्रक्रिया पढ़े, उससे पहले भी कुछ सामान्य सी बातें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब हम सफाई करते हैं साबुन के द्वारा, जैसे हाथ के ऊपर तेल लग गया, ग्रीस वगैरह लग गया, या फिर कोई दूसरी चीज लग गई, जैसे मान लो चीनी का पानी लग गया, छाछड़ी वगैरह, तो उसको यदि हम धोएं तो पानी के नीचे ले जाकर सीधे से जो है वो धो सकते हैं, क्योंकि चीनी जो है पानी में विलय होती है, इसलिए पानी के साथ धुलकर बाहर निकल जाएगी। जबकि तेल लग गया है तो वो नहीं उतरता है, या चर्बी, वसा, घी वगैरह लग गई तो वो नहीं उतरती, क्योंकि वसाएं जो भोजन में अविलय होती हैं, और यही सामान्य यदि देखें तो मैल के रूप में हमारे शरीर पर जमे हुए होते हैं। इसलिए यदि देखा जाए तो मैल जो है वो वसा प्रकृति का यानी चिकना पदार्थ होता है, उसे उतारने के लिए हमें साबुन की जरूरत पड़ती है। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, पानी से उसको गीला करेंगे, ऊपर साबुन लगाएंगे, फिर उसको हिलाएंगे तो झाग निकलेंगे, और फिर पानी के नीचे डालेंगे तो मैल जो है वो साफ हो जाएगा। या कपड़ों से भी ऐसे ही साफ होता है। इसका मतलब मैल जो है, अशुद्धियां जो होती हैं, जो शरीर पर हो या कपड़ों पर, वो वसा प्रकृति की होती हैं, उन्हें उतारने के लिए, उन्हें अलग करने के लिए हम साबुन काम में लेते हैं। अब वहां पर यह साबुन काम कैसे करता है, उसकी क्रियाविधि जो है उसके बारे में हम पढ़ें। उससे पहले साबुन के अणु जो है, उनके अंदर जो सिरे पाए जाते हैं उनकी ओर बात करें। ये साबुन का एक सामान्य अणुसूत्र है RCOONA। अब इसमें यदि देखा जाए तो इसमें दो सिरे जो है वो अलग अलग सिरे यहाँ पर बने हुए हैं। एक सिरा जो है वो ये है जो ध्रुवीय सिरा है, और ये एक लंबी कार्बन श्रृंखला का सिरा है। यहाँ पर R देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये R एक्चुअल में बड़ा है, क्योंकि R यहाँ पर कार्बन की लंबी श्रृंखला को दर्शाता है। जैसे हमने ये ले लिया 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की है, 15-20 कार्बन की श्रृंखला भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये कार्बन की लंबी श्रृंखला जो है ये दर्शाएगा, और ये साबुन का शीर्ष भाग जो ध्रुवीय भाग होता है वो दर्शाएगा। अब इस आधार पर देखें तो ये भाग जो है, ये COO भाग जो है वो काम करता है साबुन के हेड या फिर सिर का, और ये जो भाग है वो बढ़ता है पूंछ के रूप में। अब यहाँ पर तो सिर और पूंछ, सॉरी हिंदी मीडियम के लिहाज से पढ़े हैं, तो सिर और पूंछ दो सिरे जो हमको साबुन के अणु में पाए जाते हैं।
इनमें से एक सिरा जो है वो होता है ध्रुवीय, सॉरी अध्रुवीय, पूंछ जो है वो अध्रुवीय है, जबकि सिर जो है, साबुन का सिर जो है वो कैसा होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, क्योंकि उसमें दो अलग अलग ध्रुव प्लस माइनस बने हुए हैं, इसलिए वो ध्रुवीय है। और ध्रुवीय सिरा जो है वो पानी में विलय होता है, जल में विलय होता है, जबकि अध्रुवीय सिरा जो है वो पानी में अविलय लेकिन वसा जो है उसमें विलय होता है। यानी जब हम किसी मैल वगैरह पर, हाथ पर या कपड़े पर साबुन को लगाते हैं तो उसमें जो सिरा, साबुन का सिर वाला सिरा होता है वो पानी के साथ की ओर रहता है, जबकि पूंछ जो है वो मैल के साथ में जुड़ती है। अब यहाँ पर ये सिरा जल में विलय है, इसलिए इसे हम कहते हैं जलरागी या फिर हाइड्रोफिलिक सिरा। तो ये जलरागी या जल स्नेही प्रकार का होता है, ये जल के अणुओं के साथ में स्नेह दर्शाता है, जबकि ये जो है वो जल विरोधी प्रकार का सिरा होता है। तो इस तरह से इसमें दो अलग अलग सिरे बन गए, जलरागी या जल स्नेही और जल विरोधी सिरे। अब इस स्थिति में साबुन का जो रेखा चित्र है उसको हम यूं दर्शा सकते हैं, ये लंबी पूंछ यानी जल विरोधी सिरा और ये ध्रुवीय सिरा या इसका सिर जो जल स्नेही प्रकार का होता है। अब जब हम साबुन के अणु को पानी में घोलते हैं, जैसे ये पानी से भरा हुआ बर्तन है, इसमें साबुन को हमने घोल दिया, तो ऊपर से जैसे शैम्पू वगैरह डाल दिया या साबुन का पानी विलय के रूप में है उसको हमने डाल दिया, तो वो उसके ऊपर ऊपर ही रहेगा और यूं कहें कि उनके सिर जो है वो पानी की ओर होंगे और पूंछ जो है उससे दूर होगी। अब ऐसी स्थिति में यूं नहीं कि साबुन को हमने पानी में डाल दिया तो अपने आप ही झाग बढ़ जाएंगे, झाग बढ़ाने के लिए हमें उन्हें हिलाना पड़ता है साबुन को। अब हिलाने पर झाग क्यों बढ़ते हैं उसका कारण देखिए, हिलाने पर हम साबुन के अणुओं को एक तरह से बलपूर्वक पानी के अंदर धकेलते हैं या पानी के अंदर मिलाते हैं। अब इस स्थिति में ये सिर जो है वो जलरागी है, इसलिए ये तो पानी में आसानी से चला जाएगा क्योंकि पानी की ओर रहता है, ये जल स्नेही होता है इसलिए, लेकिन ये पूंछ पानी से दूर रहना चाहिए। लेकिन हम बलपूर्वक इसको पानी के अंदर भेज रहे हैं, तो उस स्थिति में साबुन के कण जो हैं वो इस प्रकार से पानी के अंदर रहते हुए भी इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे कि उनकी पूंछ जो है वो पानी से दूर रहे या पूंछ पानी की तरफ नहीं रहे, केवल सिर जो है वो पानी की तरफ रहे और उस स्थिति में वो एक गोल आकार की कणिका बनाते हैं। अब ये यूं मान सकते हैं जैसे एक गोल बल्ब संरचना है, एक गोल गेंद है, उस गेंद में यदि हम पानी में डुबोते हैं तो भी उस गेंद का बाहर वाला भाग जो है वो केवल भीगता है, अंदर वाला भाग जो है वो भीगता नहीं है क्योंकि वो पानी से दूर ही रहेगा, क्योंकि सिर भाग जो है वो पानी को बाहर ही रोक लेता है। अब यही स्थिति साबुन के अणु जो हैं वो पानी के अंदर प्रदर्शित करते हैं और इस स्थिति में साबुन के अणु जो हैं वो इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं कि उनकी पूंछ जो है वो तो भीतर की तरफ रहे, इस गोल कणिका में बोर्ड पर ये ऐसे दर्शा है, बाकी ये होती है एकदम गोल है, जैसे झाग बनते हैं साबुन में वैसे ही। तो उनमें झाग के अंदर या मिसेल कणिका में साबुन के अणु पानी में साबुन के अणु जो हमको एक गोलाकार कणिका के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसमें साबुन के जल स्नेही सिर जो हैं वो बाहर जल की ओर रहते हैं, जबकि जल विरोधी पूंछ जो है वो भीतर की ओर बंद रहती है। इस प्रकार से जो कणिकाएं बनती हैं उसे हम मिसेल कणिका कहेंगे। अब जब हम अशुद्धि के ऊपर साबुन को लगाते हैं तो उसी समय साबुन की पूंछ जो है वो मैल के कणों के साथ भी जुड़ जाती है, तो साबुन की पूंछ के साथ साथ मैल के कण जो है वो भी क्या आ जाते हैं, मिसेल कणिका के भीतर आ जाते हैं या झाग के अंदर आ जाते हैं। और अब ऐसी स्थिति में झाग जो बने हुए हैं, मिसेल कणिकाएं बने हुए हैं, उनके ऊपर जब हम पानी डालते हैं तो ये मिसेल कणिका का बाहर वाला जो सिरा है वो तो जल स्नेही है, इसलिए वो पानी के साथ में धुलकर बाहर निकल जाता है। या कपड़े को बाल्टी में डुबोकर जब हम बाहर निकालते हैं तो मिसेल कणिकाएं यानी झाग जो है वो तो पानी के अंदर ही रह जाती है क्योंकि वो जल में मिले हैं और कपड़ा जो है वो बाहर आ जाता है। और उस मिसेल कणिका के साथ साथ या झाग के साथ साथ, झाग मिसेल कणिका एक बात मान सकते हैं, तो मिसेल कणिका के साथ साथ अशुद्धि या मैल जो है वो भी क्या हो गया, पानी के साथ में बाहर निकल गया। इस प्रकार से कपड़ा या हाथ वगैरह जो है वो साफ हो जाता है। ये है साबुन की सफाई प्रक्रिया। अब इसके बाद में तो दो चीजें यहाँ पर हुई, एक साबुन होता क्या है, लंबी वसीय अम्ल, लंबी वसा अम्ल श्रृंखला के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। इसमें दो सिरे होते हैं, एक सिर एक पूंछ। सिर जो है वो ध्रुवीय जल में विलय जल स्नेही प्रकृति का होता है, जबकि पूंछ जो है वो अध्रुवीय वसा में विलय जल विरोधी प्रकृति की होती है।
इसलिए जब हम साबुन के अणु को पानी में विलय करते हैं तो वो एक गोलाकार कणिका के रूप में अपने आप को व्यवस्थित कर देते हैं, जिसमें जल स्नेही सिर जो है वो बाहर की ओर, जल विरोधी पूंछ जो है वो भीतर की ओर स्थित होती है, और मैल के कण जो हैं वो भी जल विरोधी पूंछ के साथ साथ में मिश्रित कणिका के भीतर ही कैद हो जाते हैं या जमा हो जाते हैं। और जब हम पानी डालते हैं तो पानी के साथ में मिश्रित कणिका, ये पूरी की पूरी मिश्रित कणिका पानी के साथ में बाहर निकल जाएगी, उसके साथ साथ में अशुद्धि जो है वो भी बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर इसके संदर्भ में एक और छोटा क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछ लिया जाता है कि साबुन जो है वो कठोर जल में झाग नहीं देते या सफाई नहीं दर्शाते। कठोर जल मतलब जिसमें खार ज्यादा होता है। अब खार ज्यादा होता है तो उस स्थिति में उसमें साबुन झाग उत्पन्न नहीं करेगा, और झाग उत्पन्न नहीं करेगा यानी मिश्रित कणिका नहीं बनाएगा तो सफाई भी नहीं दर्शाएगा। तो उसका कारण क्या है? मृदु जल में हालांकि साबुन जो होगी सफाई प्रक्रिया दर्शाते हैं, लेकिन कठोर जल में नहीं। तो उसका कारण यहाँ पर देखिए, कठोर जल जो है उसमें कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं या खार पाया जाता है। वो खार होता है लवणों का, खास तौर से कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों का। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जो हैं वो उसमें पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, इस तरह के लवण जो है वो कठोर जल में मिलते हैं। अब ऐसे कठोर जल में जब हम साबुन को विलय करते हैं, साबुन के अणुओं को विलय करते हैं, तो साबुन के अणु वहां पर एक विशेष प्रक्रिया दर्शाएंगे। साबुन के अणु में जो Na है वो प्रतिस्थापित हो जाता है मैग्नीशियम से या फिर कैल्शियम से। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है कठोर जल में, तो वहां पर क्या होगा, मैग्नीशियम Na को प्रतिस्थापित कर देगा और यहाँ पर इसके साथ में ये जुड़ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है जबकि सोडियम की संयोजकता केवल 1 थी, इसलिए मैग्नीशियम अपने साथ में साबुन का एक दूसरा अणु जोड़ेगा। इस तरह से ये मैग्नीशियम लवण बन गया। तो कठोर जल में साबुन के अणु जो सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं वो मैग्नीशियम या कैल्शियम लवण बना लेते हैं। अब मैग्नीशियम या कैल्शियम लवण ये जो बनाते हैं, इन लवणों की विशेषता ये है कि इन लवणों में ये जो सिरा है, ये जो ध्रुवीय सिरा होना चाहिए वो ध्रुवीय सिरा रहता ही नहीं है, ये भी अध्रुवीय सिरे की तरह से काम करने लगता है, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कम होती है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता थोड़ी कम होती है, इसलिए ये माइनस और ये प्लस सिरा जो है इसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी, यानी ये भी अध्रुवीय की तरह से काम करने लगेगा। और इस कारण से ये पूरा का पूरा लवण या अणु जो है वो क्या हो जाएगा, जल में अविलय। अब ये पूरा जल अणु जो है, लवण जो है वो जल में अविलय हो गया, इसलिए ये मिश्रित कणिका बनाएगा ही नहीं, क्योंकि मिश्रित कणिका बनाए रखने के लिए एक सिरा जल स्नेही एक जल विरोधी होना जरूरी है। ये तो दोनों ही जल विरोधी सिरे हो गए, इसलिए मिश्रित कणिका नहीं बनाता है और अवक्षेपित हो जाता है, एक परत के रूप में तैरता रहता है। तो कठोर जल में साबुन झाग नहीं देते, उसका कारण क्या है, सीधा सा 2 लाइनों में याद रखें कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं जो साबुन के अणु से क्रिया करके जल में अविलय लवण बनाते हैं, इसलिए साबुन विशेष कणिकाओं का निर्माण नहीं करता या झाग उत्पन्न नहीं करता, और इसलिए वो कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करता है। तो ये इससे संदर्भित एक प्रश्न हो गया। कठोर जल में एक्चुअली में होता क्या है, जोधपुर नागौर इस तरह कठोर जल पाया जाता है, वहां पर साबुन नहीं लगाते हैं। साबुन लगाएंगे तो क्या होगा, साबुन भी शरीर के ऊपर चिपक कर रह जाएगा, क्योंकि साबुन जो है वो किस में बदल गया, इन अविलय लवणों में बदल गया। और अब हम पानी डालेंगे तो पानी भी नहीं, पानी के साथ साथ में वो साबुन जो है वो भी नहीं उतरेगा, तो मैं तो उतरता ही नहीं है, साबुन जो है वो भी शरीर पर चिपका हुआ रह जाता है और एक सफेद परत सी बनी हुई रह जाती है। तो ये कारण होता है कठोर जल में झाग नहीं उत्पन्न करने का। अब फिर इसका उपचार क्या किया जाए या इसका समाधान जो है वो कैसे किया जाए, तो साबुन की ये जो कमी है, ये साबुन जो है वो कठोर जल में झाग नहीं देता, इसकी कमी को दूर किया जाता है अपमार्जन के द्वारा। अपमार्जन जो है वो भी साबुन प्रकार के ही होते हैं, वो भी लंबी कार्बन श्रृंखला वाले या लंबी बसीय अम्ल श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, लेकिन वो लवण होते हैं सोडियम एल्किल सल्फोनेट या फिर सोडियम सल्फोनेट प्रकार के लवण। यानी उनमें ये कह सकते हैं कि ये जो लंबी श्रृंखला है उस श्रृंखला में बीच में सल्फेट या नाइट्रेट जो है वो और पाया जाता है। अब सल्फेट या नाइट्रेट समूह उपस्थित होने के कारण से यहाँ पर फर्क क्या पड़ेगा कि ये सल्फोनेट और नाइट्रेट जो वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी तत्व
होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे, इसलिए जब ऐसे कंडीशन में सामान्य जल जो है उसमें ये सीधे सीधे क्या बना लेंगे, मिश्रित कणिका बना लेंगे। यदि कठोर जल है तो कठोर जल में अपमार्जक भी यही बनाएगा, कठोर जल में अपमार्जक भी मैग्नीशियम के साथ में लवण बना लेता है और एक उसके लवण जो हो इस प्रकार के बनते हैं। लेकिन ये जल में एल्केन नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इसलिए ये शिरा जो हो कैसा रहेगा, ऋणावेशित। और ये ऋणावेशित हो गया तो एक दूसरा अपने आप ही धनावेशित हो गया। इस तरह से इसमें ये धनावेशित शिरा बना रहता है और उस कारण से वो मिश्रित कणिकाएं बनाता है। तो सीधा सा यूं कह सकते हैं कि अपमार्जक कठोर जल में भी अपमार्जक जो है उस वो सोडियम एल्किल सल्फोनेट प्रकार के लवण होते हैं, जिसमें सल्फोनेट या नाइट्रेट समूह जो है वो इलेक्ट्रॉन धनी होने के कारण से कठोर जल में भी ध्रुवीय शिरा या यूं कह सकते हैं जल स्नेही और जल विरोधी शिरा बनाए रहते हैं और इसलिए वो मिश्रित कणिकाएं बनाते हैं। हालांकि उनमें मिश्रित कणिकाएं इस तरह ही बनेंगी, इस तरह से पूंछ जो है सिर्फ एक और पूंछ जो है वो दो बनेंगे, लेकिन जैसे भी बने मिश्रित कणिकाएं बनते हैं और उनके अंदर अशुद्धियां जो है बंद रहती हैं और ये मिश्रित कणिकाएं पानी के साथ में बाहर भी निकलती हैं। इसलिए अपमार्जक जो हो कठोर जल में भी सफाई प्रदर्शित करता है। अब अपमार्जक की भी हालांकि एक कमी है, अपमार्जक जो है उसमें जो लंबी श्रृंखला पाई जाती है वो इस तरह से तैयार की जाती है कि ये जो है वो कठोर जल में भी सफाई जो है वो दर्शा सके, यानी इनके साथ करने की क्षमता जो है ज्यादा होती है, लेकिन ये वातावरण को नुकसान पहुंचाती है क्योंकि इसमें जो लंबी श्रृंखलाएं पाई जाती है उनका जलीय जीवाणु, क्योंकि अंतिम रूप से पानी वगैरह जो है वो घुलकर तालाब में नदी में वहीं पर जाता है जिसमें पाए जाने वाले जीवाणु अणुओं को तोड़कर पानी को साफ रखते हैं। लेकिन अपमार्जक की लंबी श्रृंखलाएं जो है इनका जीवाणु को गठन नहीं कर सकते, इसलिए अपमार्जक जल प्रदूषण ज्यादा फैलाते हैं। हालांकि इसका भी कुछ उपाय किया जा सकता है, सीमित स्तर तक कुछ समाधान जो है इसका किया जा सकता है और उसके लिए जो अपमार्जक बनाते हैं वो लंबी और सीधी श्रृंखला वाले जो है वो लिए जाते हैं, जिसमें साखित श्रृंखलाएं जो है उनका उपयोग कम से कम किया जाए। साखित श्रृंखला में यदि शाखाएं कम होंगी तो उनका गठन आसानी से हो जाता है, इसलिए अपमार्जक जो है वो ऐसे बनाए जाते हैं जो पर्यावरण स्नेही प्रकार के हों या इको फ्रेंडली प्रकार के हों। तो अब यहाँ पर साबुन और अपमार्जक से संबंधित ये जो टॉपिक था ये समाप्त हुआ। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर जो है वो भी समाप्त होता है। इसमें आज हमने पढ़ा साबुन, जो चीजें आप ध्यान में रखोगे 4 बिंदुओं के अनुसार ही करवाए हुए हैं, उन्हीं के अनुसार साबुन क्या होते हैं, साबुन की सफाई की जो क्रियाविधि है या मिश्रण निर्माण है वो कैसे होता है और ये मिश्रण निर्माण जो है वो कठोर जल में क्यों नहीं हो पाता है और अंतिम चीज उसका समाधान अपमार्जक के द्वारा कैसे किया जाता है। अपमार्जक कैसे कठोर जल में भी झाग उत्पन्न कर देता है। सीधा सा है, कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं। साबुन के अणु जो है वो इनके साथ में जो लवण बनाएंगे वो जल में एल्केन होंगे, इसलिए मिश्रित कणिकाएं नहीं बनाएगी। जबकि अपमार्जक जो है वो इन कठोर जल में जो लवण बनाएंगे उनमें जल स्नेही जल विरोधी दोनों प्रकार के सिरे बने रहते हैं, इसलिए वो मिश्रित कणिकाएं बना लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगला जो टॉपिक या चैप्टर है, चैप्टर 6 है, उसकी हम शुरुआत करेंगे। अब चैप्टर 6 जो है वो हम शुरू करेंगे कुछ क्लासों में। पहले जो क्लास वगैरह हुई है स्कूल में जो नियमित क्लासेस थी उनमें हम ये चीजें पढ़ भी चुके थे। जिनका ये किया हुआ है थोड़ा बहुत वो उसके बाद में आगे जहाँ जिस बिंदु तक हम पहुंचे उसके बाद में से कर दें। बाकी जिनके लिए एक नया टॉपिक है वहाँ पर वो अपनी नोटबुक में इनको नए सिरे से पे कर लें। बाकी हम पढ़ेंगे उसी तरीके से ताकि सबके लिए क्लासेज जो है वो एक साथ चलते रहें। आज के लिए इतना ही।